हे गाइस, मेरे एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स की। पीएसयू बैंक के स्टॉक जो है पिछले 3 से 6 महीने के अंदर 30 से 50% की रैली उनमें आ चुकी है। आप पीएसयू बैंक, कोई भी पीएसयू बैंक का नाम ले लीजिए, जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी या फिर एसबीआई ही ले लीजिए, सब स्टॉक्स में मैसिव रैली हो रही है। ये रैली हो रही है तो मार्केट में एक नैरेटिव बनता है। ये नैरेटिव ये है कि पीएसयू बैंक्स में एक लॉन्ग टर्म चेंज हो रहा है, अंडरराइटिंग क्वालिटी चेंज हो रही है और एक स्ट्रक्चरल चेंज के तहत इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो आज इस पूरे एनालिसिस में जानेंगे कि पीएसयू बैंक्स में चल क्या रहा है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीएसयू बैंक्स एंड क्या वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये एक की टेक अवे रहेगा आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पीएसयू बैंक्स। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट साइकिल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। हमने देखा है कि आरबीआई कह रही है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 18 से 20% के आसपास है। ये क्रेडिट ग्रोथ इतना स्ट्रांग है कि स्मॉल और बिग पीएसयू बैंक्स सब क्रेडिट पुश कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर, और जैसे ही ये क्रेडिट पुश हो रहा है तो सब लेंडरों की क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं और उनकी क्रेडिट ग्रोथ 20% के आसपास है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। सिंस ये क्रेडिट ग्रोथ अच्छे से हो रही है, लेंडरों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे उनके ग्रॉस एनपीए नंबर्स भी गिरेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो पॉइंट नंबर 1, स्ट्रांग क्रेडिट ग्रोथ। स्ट्रांग क्रेडिट ग्रोथ की वजह से अब बहुत ही फ़ायदा हो रहा है पीएसयू बैंक्स को। पॉइंट नंबर 2, जो 2018 का आईएलएफएस क्राइसिस आया, उसके बाद डीएचएफएल, येस बैंक, ये सारे क्राइसिस आए। उसके बाद कोविड-19 क्राइसिस आया तो पीएसयू बैंक्स ने अपने बुक से सारे एनपीएस को दिखा दिया था। वो एनपीएस के लिए प्रोविजंस भी बन चुके हैं अब, और जो ग्रॉस एनपीए पीएसयू बैंक्स के हैं वो मल्टी ईयर लो पे है। इनफैक्ट एक डेकेड के लो के ऊपर है पीएसयू बैंक के एनपीए। अब ये एनपीएज इतने लो है तो प्रोविजंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो प्रॉफिट नंबर है वो रियल प्रॉफिट नंबर बन जाता है। इनमें से प्रोविजंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आगे लेंडिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 2, क्लीन बैलेंस शीट्स हैं पीएसयू बैंक्स की। ये 10 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि क्लीन बैलेंस शीट्स हैं, इसीलिए बहुत फ़ायदा हो रहा है कि प्रोविजंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है कि क्योंकि पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन है, उनको प्रोविजंस नहीं बनाने पड़ रहे हैं, तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। इसकी वजह से एनालिस्ट को ये नज़र आ रहा है कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ सारे पीएसयू बैंक्स में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कुछ पीएसयू बैंक्स अपने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स क्लॉक अप करेगी इस क्वार्टर के अंदर, तो इसीलिए पीएसयू बैंक्स के नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, जो सबसे बड़ा पॉइंट है पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है वैल्यूएशन कंफर्ट। आप देखेंगे इस रैली से पहले कई पीएसयू बैंक 0.2, 0.3, 0.4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट पे सारे पीएसयू बैंक्स मिल रहे थे। मार्केट में कंसेंसस था कि पीएसयू बैंक्स में कुछ नहीं हो सकता है अब। तो इसीलिए अब जैसे क्रेडिट साइकिल स्ट्रांग हुई है, वैसे वैसे वैल्यूएशन री रेटिंग हुई है इन सारी पीएसयू बैंक्स की। अब ये सारे पीएसयू बैंक जो है नियरली अबाउट 0.8, 0.9 या 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि वैल्यूएशन री रेटिंग हुई। ये वैल्यूएशन री रेटिंग एक मेजर सोर्स ऑफ रिटर्न था पिछले 6 से 12 महीने के अंदर। तो ये 4 रीज़न थे जो मैंने अभी तक गिनाए हैं आपको, जो थीसिस फॉर इन्वेस्टिंग इन पीएसयू बैंक्स है। इन 4 थीसिस की वजह से आप पीएसयू बैंक्स में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं द थीसिस अगेंस्ट पीएसयू बैंक्स या कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पीएसयू बैंक। पॉइंट नंबर 1 और सबसे बड़ा पॉइंट जो कि ध्यान रखने वाला है,
पीएसयू बैंक्स मार्केट शेयर लॉस कर रहे हैं लोन्स में और डिपॉजिट्स में। आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो एक टाइम के ऊपर सिर्फ 20% मार्केट शेयर कमांड करते थे इंडिया की इकॉनमी में, अब वो नियरली अबाउट 40 से 45% मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। दोनों ही डिपॉजिट्स और लोन में पीएसयू बैंक्स जो है मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पीएसयू बैंक्स के लिए। बिजनेस एनालिसिस अगर आप पीएसयू बैंक्स का करें तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये पीएसयू बैंक्स के लिए। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट के जो सोशल प्रेशर्स है उसकी वजह से पीएसयू बैंक्स को मुद्रा लोन्स, एग्री लोन्स और कई डिफरेंट तरीके के लोन्स देने पड़ते हैं। ये लोन्स में आरबीआई कहती है एनपीए 30 से 50% के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पीएसयू बैंक्स के लिए। ये लोन्स पीएसयू बैंक्स को देने ही पड़ेंगे क्योंकि उनका जो प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, इसके तहत उनको ये लोन्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एनपीएस गारंटीड है। जैसे क्रेडिट साइकिल आगे बढ़ेगी तो पीएसयू बैंक्स के एनपीए वापस आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी। पॉइंट नंबर 3, अंडरराइटिंग प्रोसेस में कोई भी लिबर्टी नहीं है पीएसयू बैंक्स को, जो गवर्नमेंट बोलती है वो करना पड़ता है। तो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आप देखेंगे कई बड़े बड़े ग्रुप्स जहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन नहीं दिए हैं, वहाँ पे जाके पीएसयू बैंक्स ने लोन दे दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पीएसयू बैंक्स के लिए कि कोई भी अंडरराइटिंग में लिबर्टीज़ नहीं मिलती हैं उनको, और जिन्हें वो चूज़ करें वहाँ पे वो लोन्स दे सके। पॉइंट नंबर 4, वनरेबिलिटी टू स्कैम्स। पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है सारे बड़े स्कैम्स पीएसयू बैंक्स में हुए। पीएसयू बैंक्स में प्रोसेसेस और चेक्स इन प्लेस बिल्कुल भी नहीं है ताकि वो इन स्कैम्स को रोक सके। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स के कई कर्मचारी जो है वो भी इन स्कैम्स में जुड़ जाते हैं। तो ये स्कैम्स में चेक्स एंड प्रोसेसेस बिल्कुल नहीं है पीएसयू बैंक्स में। पॉइंट नंबर 5, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स के जो चीफ्स हैं उनकी पे जो है वो 20 से 25 लाख से 30 लाख रुपए होती है, ज़्यादा नहीं होती है। वहीं पे टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एमडी और सीईओ ईसॉप्स के अलावा 2 से 3 करोड़ रुपए उनकी सैलरी होती है। तो ये जो सैलरी के अंदर डिफरेंस है उसकी वजह से पीएसयू बैंक्स जो है टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और टैलेंट को जब अट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना बहुत ही मुश्किल है पीएसयू बैंक्स के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि पीएसयू बैंक्स में ना इन्वेस्ट करने का। मैनेजमेंट लेंडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करती है या मैनेजमेंट जो भी ले डाउन करती है उसके हिसाब से आप लेंडिंग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। अगर मैनेजमेंट क्वालिटी ही अच्छी नहीं रहती है तो पीएसयू बैंक्स में गड़बड़ आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात है और इसे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने गिनाए पीएसयू बैंक्स के अगेंस्ट इन्वेस्ट करने में। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि पीएसयू बैंक के अंडरराइटिंग प्रोसेस या लोन डिस्बर्सल क्वालिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है पीएसयू बैंक्स के अंदर। ये एक क्रेडिट अप साइकिल है जहाँ पे हर एक टाइप का लेंडर, अच्छा लेंडर, बुरा लेंडर, छोटा लेंडर, बड़ा लेंडर, प्राइवेट लेंडर, पीएसयू लेंडर, सब लोग अच्छा करेंगे। और एक वैल्यूएशन कंफर्ट था पीएसयू बैंक्स में जिसकी वजह से वो पीएसयू बैंक्स रैली कर रहे थे। अब 2023 में जब ये स्ट्रॉन्ग क्रेडिट साइकिल आ रहा है और पीएसयू बैंक्स में स्टॉक री रेटिंग हो रही है, तो एक टाइम के बाद आपको इन पीएसयू बैंक्स में से निकल जाना चाहिए। ये सिक्लिकल रहेंगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे क्योंकि इनके बिजनेस में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमने हमारे स्मॉल केस में पीएसयू बैंक्स बिल्कुल रखे हैं और ये जो पीएसयू बैंक्स है इनमें से अप्रोप्रिएट टाइम पे निकल जाना ही बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल इतना ही। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स स्टॉक मार्केट के बारे में और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए।